हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शीर्ष मन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी ईपीएफओ की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि 7 टॉपिक्स जिनकी मैंने जिम्मेवारी ली थी, 7 टॉपिक्स मेजर टॉपिक जो मैं कवर कराऊंगा: इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ थ्योरी, लेबर लॉ एक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, इंश्योरेंस बेसिक्स और रिटायरमेंट स्कीम्स, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। और इसके अलावा एक और था दोस्तों, न्यू कोड्स, न्यू लेबर कोड, जो कि 4 है नंबर में। ठीक है। इसकी एक ईपीएफओ की एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसको ईपीएफओ 2025 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें अब कौन कौन से मैंने कवर करा दिए हैं। ये मैंने कवर करा दिया है, ये मैंने कवर करा दिया है, ये कवर करा दिया है, ये करा दिया है और ये करा दिया। 5 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 5 टॉपिक मैं मेन कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से लेबर लॉ एक्ट्स की स्टार्टिंग हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस एंड ऑफ दिस वीक, सैटरडे संडे। ये वाले और ये वाले दोनों हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि 15-16 तारीख तक आपका सिलेबस हो जाए और 15 दिन बच जाएँ। अब ये रेस्ट 15 दिन क्या होंगे, या तो हम इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, या नया टॉपिक जो आपकी डिमांड, अभी एक डिमांड आई है मैथ की, कि सर मैथ करा दो। मैथ मैंने पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैथ करा दूँ, और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस ये। और मैंने पाइपलाइन में रख लिया है, ताकि ये डिमांड आई थी। और एक दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक दोस्त का मैसेज भी आया था कि जो मैंने रिटायर इंश्योरेंस में कुछ बताया है, उसमें मैंने वो ESIC की जो कंट्रीब्यूशन बताया है वो 4.75 और 1.75 बता दिया एम्प्लॉय का, और ये एम्प्लॉयर का। ये भी थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये अपडेटेड नहीं लिखा मैंने वहाँ पे। अपडेटेड अभी एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दिया है। ये पूरा जो ESIC स्कीम है, ये हम करेंगे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में। तो वहाँ पे क्लियर है कि ये 3.75 है और 0.75 है। इस तरीके का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, वो मेरी तरफ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है। मैंने वो 2019 के बाद जो अपडेट हुआ है, 17 के बाद, वो मैंने अपडेट नहीं किया उसमें। ठीक है। तो अब आज से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, और इस सब की जो टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है, तो टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो मस्ट है, क्योंकि ये एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आपको PDF से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको PDF से देखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही एक मोटिवेशन होता है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। अ, थोड़ा दोस्तों सब्सक्रिप्शन भी बढ़वाइए चैनल का, और रीच भी बढ़वाइए, है ना। तो उसका एक अपना ही मज़ा है। ठीक है। काम करने में मज़ा आता है। ठीक है। अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ये बहुत ही हमने क्रिस्प बनाया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हुआ, इसका पूरा पहले बताया जाएगा हर हेडिंग वाइज की स्कोप क्या है, डिडक्शन ऑफ एब्सेंस क्या है, डिडक्शन फॉर डैमेज ऑफ लॉस, एडवांसेस एंड लॉस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशंस क्या है। और ये फिर देखो क्रिस्प में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्विक रिकैप, और की पॉइंट फॉर MCQ, इस तरीके का मैंने रखा हुआ है। और क्विक पॉइंट ऑफ MCQ में रखने के बाद मैंने जो जिस कोड में इसका सबमर्जेंस हुआ, जैसे कोड ऑन वेजेज 2019, इसमें इसको सब्ज्यूम किया गया है, तो इसके और इसके जो डिफरेंस पॉइंट है, वो मैंने यहाँ भी नोट कर दिए हैं, है ना। तो कहते हैं मस्त चीज़ है ना दोस्तों। आपका साथ में जो मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसका भी साथ साथ में रिवीजन इधर ही हो जाएगा, और एक आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो तो याद भी रहता है। ठीक है। आज हम 2 एक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, और कलर बदल लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं ये वाला। ठीक है। हाँ, देखो, एप्लीकेबल पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 है। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है रेलवेज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें वेज सीलिंग है 24,000 पर मंथ से कम। ठीक है। ये 2017 की अमेंडमेंट के बाद है, उससे पहले कम हुआ करती थी। तो अब जो है पेमेंट ऑन वेजेज एक्ट की जो लिमिट है, सीलिंग है, वो 24,000 पर मंथ है, ये आपको याद रखना है। और जो मान लो इसके अलावा भी किसी में एक्सटेंशन करना है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है 3 मंथ के नोटिस के बाद। ठीक है। और वेजेज मस्ट नॉट एक्सीड 1 मंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का जो वेज साइकिल है, आप उसको 2 महीने कर दो कि 3 महीने में सैलरी मिलेगी, नहीं।
फोर्टनाइट कर सकते हो और वीकली कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे आप 15 दिन में किसी को पैसा दे रहे हो, 7 दिन में किसी को पैसा दे रहे हो, 2 मंथ वाला नहीं हो सकता है। और ये जो मैंने ऐड किया है ये वाली पीडीएफ ही मैं शेयर करूँगा, हाईलाइटेड पीडीएफ में शेयर करूँगा, जिसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हाईलाइटेड जो है, जो प्रीवियसली हाईलाइटेड है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो होच पोच हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टाइप ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ज़्यादा लोग हैं तो 7th जो डे है फॉलोइंग मंथ, जैसे जनवरी की सैलरी देनी है तो फरवरी की 7 तारीख से पहले मिल जानी चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा लोग हैं, और 1000 से कम लोग हैं तो 10 तारीख से नीचे मिल जानी चाहिए। ठीक है, 10 तारीख से पहले पहले मिल जानी चाहिए। और जो डॉक है, वार्फ है, जेटी है और माइन है, इस तरीके की जो इंडस्ट्री है, इनमें 7 दिन के अंदर अंदर जो पीरियड एंड हो उसके अंदर मिल जानी चाहिए। और जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके जो सेटलमेंट हैं वो सारे 2 दिन के अंदर, विदिन 2 वर्किंग डेज आपको सेटल करने हैं। और जब आपको पेमेंट मिले वो आपका वर्किंग डे होना चाहिए, मस्ट बी ए वर्किंग डे। तो मान लो फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैं बात करता हूँ कि जैसे 30 तारीख को सैलरी आती है, या 30 या 31 जो भी लास्ट डे होता है उसको सैलरी आती है, और उस दिन अगर मान लो सैटरडे संडे है तो उससे पहले आएगी, 29 को आएगी, फ्राइडे को आएगी। अगर फ्राइडे का भी कोई हॉलीडे है तो बृहस्पतिवार को सैलरी आएगी। तो मैं हमेशा वीक डेज को वीक में वर्किंग डे में सैलरी आती है। तो उसके बाद क्या है, डिडक्शन फ्रॉम वेजेज। वेजेज से डिडक्शन कितना होगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो अप टू 75% ऑफ वेजेज का डिडक्शन हो सकता है, और आफ्टर ऑल अदर डिडक्शन जैसे फाइन, एब्सेंस और एडवांसेस है अप टू 50% ऑफ वेजेज हो सकता है। ठीक है, ऑल अदर डिडक्शन फॉर पेमेंट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी 75% हो सकता है, और बाकी अदर जैसे फाइन, एब्सेंस और ये कितना 50% तक हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लो आपने किसी पर फाइन लगाया, एब्सेंट की छुट्टी पैसा काट रहे हो, तो उसकी सैलरी 10,000 है, आपने 7,000 तो इसी में काट लिया, ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिमम 5,000 काट सकते हो आप, 50% तक काट सकते हो उसका। ठीक है, ये इसमें है। और उसके बाद क्या है, मैक्सिमम लिमिट है 3% ऑफ वेजेज या फाइन, है ना। ये बाकी सारे डिडक्शन तो मिला के 50% है, लेकिन अगर खाली आपको फाइन लगाना वो 3% ही लगा सकते हो वेजेज का। मतलब ऐसे जैसे 10,000 रुपये सैलरी है तो इसका 3% कितना होगा, 300 रुपये। इतना आप उस पर फाइन लगा सकते हो। आप इससे ऊपर फाइन मतलब ऐसे नहीं लगा सकते कि 2,000, 1,000 या ऐसे कुछ फाइन लगा दिया, नहीं। ठीक है, 3% ऑफ वेजेज का उस पर फाइन लग जाएगा। और एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, 15 साल से नीचे वाले बच्चे पे या एम्प्लॉय पे कोई फाइन नहीं लगेगा, है ना। और इंस्टॉलमेंट में भी फाइन नहीं ले सकते हो। ठीक है, फाइन कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन इंस्टॉलमेंट और मस्ट बी रिकॉर्ड विद इन 90 डेज। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई फाइन लगाना है और 90 दिन के पहले वाले किसी काम पे आज उस पर फाइन कलेक्ट कर रहे हो। 90 दिन के अंदर अंदर अगर उसने कोई काम किया तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर ही उस पर फाइन आपको रिकवर करना है ना। और जो फाइन है वो ओनली एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में जाएगा, है ना। फाइन अमाउंट्स टू बी यूज्ड ओनली फॉर द एम्प्लॉय फंड, एम्प्लॉय जो है ना उनके फंड के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड प्रोपोर्शनेट वेजेज ऑफ द एब्सेंस। इसका मतलब समझ रहा, जब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपये और 30 दिन का आपका काम माना जाता है, तो पर डे कितनी हुई, 1,000 रुपये। और आप 8 दिन ड्यूटी से एब्सेंट हुए हो तो आपके कितने रुपये कटेंगे, 8,000। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो 10,000 काट दिया, 15,000 काट दिया, 20,000 पूरी सैलरी उड़ा दी, ऐसा नहीं। उसके प्रोपोर्शनेट में ही पैसा कटेगा। ठीक है। और कलेक्टिव एब्सेंस में क्या है, विदाउट नोटिस और वैलिड रीजन, कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया और नोटिस भी नहीं दिया तो 8 दिन का डिडक्शन अप टू 8 डेज विच इज अलाउड एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयर फॉर द लॉस ड्यू टू नो नोटिस। अगर आपने कोई नोटिस नहीं दिया है उसके कारण जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको काम दिया है उसका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए 8 दिन का वेज काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये वाला चेंज करें क्या कलर, इसमें ठीक रहेगा। हाँ, डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉस। ठीक है, ग्राउंड्स क्या है, डिडक्शन अलाउड फॉर द डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट। एम्प्लॉय ने जैसे मतलब किसी वर्कर ने कोई नेग्लेक्ट कर दिया है, उसकी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, उसके ग्राउंड पे आप डिडक्शन कर सकते हो। और लिमिट क्या है, सेल नेट एक्सीड अमाउंट ऑफ लॉस एंड डैमेज एक्चुअली कॉज्ड। मान लो उसने मशीन में 10,000 रुपये का खर्चा आया ठीक करवाने में, तो उसको 10,000 ही काट सकते हो आप, उससे ज़्यादा उस पर डिडक्शन नहीं कर सकते ड्यू टू डैमेज और लॉस। और
एक इसमें कंडीशन क्या है कि जो एम्प्लॉय है, काम करने वाला है, उसको एक्सप्लेन करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिडक्शन से पहले कि ये क्यों हुआ है। अगर फॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द मशीनरी है तो उस पर कोई पैसा डिडक्शन नहीं किया जाना चाहिए कायदे से। ठीक है। एडवांस बिफोर इम्प्लॉयमेंट रिकवरेबल फ्रॉम द फर्स्ट फुल वेज पेमेंट, ये इतना खास नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। आफ्टर रिकवरेबल इन इंस्टॉलमेंट एज पर रूल्स, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट के साथ बाद उसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो रिकवरेबल, और उसको फुल पेमेंट करनी है बिफोर एम्प्लॉयमेंट, है ना। इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स डिडक्शन एज पर एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल, इंटरेस्ट बेरिंग जो भी आपने जिस टर्म पे जिस इंटरेस्ट पे आप एग्री हुए उसके हिसाब से रिकवर कर सकते हो किसी भी चीज़ का पैसा। इस पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, ये एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड डिटेल ऑफ एम्प्लॉई वेजेज डिडक्शंस फाइन्स, ये सब कितने साल तक, आपको मिनिमम 3 साल तक। ये आपको लास्ट एंट्री जब हुई थी उस रजिस्टर में, मान लो उस रजिस्टर एंड हो गया, लास्ट एंट्री हुई 1 जनवरी 2025 में, तो 25 पूरा 26 27 1 जनवरी 2028 तक आपको उसको मेंटेन करके रखना है मिनिमम। उसके बाद तो आपकी मर्जी कितना भी रखो। ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड अथॉरिटी में क्या क्या है। Appropriate government may appoint commissioner for workmen's compensation, presiding officer for labor court and industrial tribunal, रीजनल और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये भी अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों, ALC और RLC जो पोस्ट आती है। ठीक है, इसके भी फॉर्म निकलते हैं यूपीएससी की साइड से, इसके तरफ भी ध्यान रखा करो। बट इसमें एक डिप्लोमा आपको करना होगा, और डिप्लोमा आप कर सकते हो, किसी में 6 महीने का टाइम होता है, किसी का 8 महीने का टाइम होता है, 4 चीज़ें कर सकते हो, उसमें कुछ कुछ मेंशन होता है, देख लेना, है ना। ग्रेटर देन 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, और एनी अदर पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ जज ऑफ सिविल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट, इन लोगों को ये अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन क्या है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या है, विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डिडक्शन और डिलेड पेमेंट, और एक्सटेंडेबल है अगर सफिशिएंट कॉज है तो, मतलब कोई आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो इसके बाद भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन। नहीं तो 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई डिडक्शन और पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इतने 12 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है एप्लीकेशन। डिसीजन टाइमलाइन क्या है कि उस पर 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए, बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं। कंपनसेशन अवार्ड क्या है, इक्वल टू द अमाउंट डिडक्टेड और डिलेड, 1500 फॉर डिलेड वेजेस और 3000 इन एक्सट्रीम केसेस, और 2000 इफ़ एम्प्लॉयर पेज बिफोर जजमेंट, है ना। मान लो कोई पैसा मिलना है, 1500 रुपये मिलना है, इसको मैक्सिमम 3000 रुपये हो सकता है, केसेस चलेगा तो इतना मिल सकता है। और अभी उसको इतना, अगर बीच में एम्प्लॉयर जब जजमेंट से पहले ही आपको 2000 रुपये दे देता है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। मेलिशियस एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेंट में बी फाइंड अप टू 375 रुपये का उस पर फाइन लग सकता है। और अपील क्या है, विद इन 13 डेज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका जो फैसला आएगा, आपने मान लो 3 महीने के अंदर आ भी गया तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हो। अब कोई क्रिक कैप देख लेते हैं कि क्या क्या है। और क्विक रिकेप के साथ जो कोड ऑन वेजेज एक्ट है, जो इसका मेन एक्ट है, अब जो कोड है जिसमें इसको सब्ज्यूम कर लिया है, उसमें इसके बारे में क्या चेंज हुआ है। और मैं पहले तो बता देता हूँ कोड ऑन वेजेज में क्या क्या हुआ है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिमनरेशन एक्ट। इसमें से 2-3 तो हम करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओल्ड वालों में से सारे नहीं करेंगे, 44 से 44 कुछ मर्ज हुए हैं 4 में। तो जो इंपॉर्टेंट है 10 से 12, कुछ सोशल सिक्योरिटी वाले में, सोशल सिक्योरिटी कोड जो है 2020 का, इन 4 में से एक सोशल सिक्योरिटी है, एक कोड ऑन वेजेज है और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। तो ऐसे 4 कोड हैं ये, इन 4 में से हम कोई कोई जो इनके इंपॉर्टेंट है वो निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ना इसमें कोड में क्या क्या करें। देखो, एक तो हम जो पेमेंट की बात कर रहे थे ना कि इसको 10 दिन में मिल जाना चाहिए, 1000 से कम है, तो ये इसमें नहीं है। इसमें ऑल एस्टेब्लिशमेंट को विद इन 7 डेज मिल जाना चाहिए, एक तो ये चेंज है। ठीक है। और फॉर टर्मिनेशन केस है जो सेम है, वो 2 दिन का है, ये भी याद रखना, टर्मिनेशन केस के लिए 2 दिन का है, ये 7 डेज का कर दिया है। और इस पर ये जो 24,000 पर मंथ से सैलरी होनी चाहिए, अब जो वेज सीलिंग है 24,000 पर मंथ जो हमने लिखा था, उसमें अभी कोई सीलिंग नहीं है। ठीक है। और ये तो वेज मंथ है, ये 1 मंथ सेम ही रखा है। और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें याद रख सकते हो मैक्सिमम। इसमें सीलिंग हटा दी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऐड कर लिया है, और ऑल एस्टेब्लिशमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर पैसा मिलना चाहिए। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जैसे कहीं आप देखोगे ना इंस्पेक्टर वगैरह जहाँ लिखा, उसमें इंस्पेक्टर
कम फैसिलिटेटर, ये सारे के सारे कोड में ये मेंशन कर दिया गया है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मतलब इंस्पेक्टर का काम ना करके ओनली वो फैसिलिटेटर का काम भी करे। तो आप ये एक चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक चीज़ और थी दोस्तों जो मुझे दिमाग में थी। हाँ, इसमें वर्कमैन हुआ करता था, इसको हटा के अब वर्कर कर दिया गया है, ठीक है। वर्कमैन को हटा के वर्कर कर दिया गया है। और वर्कर की जो डेफिनेशन है, सॉरी वेज की जो डेफिनेशन है, इसमें भी कुछ चेंज हुआ है। जैसे वेज में बेसिक्स प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, इसको तो आपने वेज का पार्ट रखा है और इसमें से एक्सक्लूड कर दिया किस किस को, जो बाकी जितने भी हैं टीए, एचआरए और अदर अलाउंसेस, बोनसेस, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है और वो किसी भी कोड में ये कॉमन रखा गया है। तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से वापस साफ कर देता हूँ, ये आप याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको क्विक रिकैप में बता देता हूँ आपको। क्विक रिकैप क्या कहता है? क्विक रिकैप कहता है ये सीलिंग है, 1 मंथ के अंदर वेज पीरियड मिल जाना चाहिए, 75% कोऑपरेटिव डिडक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर अदर्स 50% है, फाइन की जो लिमिट है वो 3% ऑफ वेजेज है, फाइन रिकवरी हो जाएगी विद इन 90 दिन के अंदर कर लेनी है, उसके बाद नहीं जाना है, रिकॉर्ड 3 साल के लिए मेंटेन करना है। अब जो पहले हुआ करता था वो रजिस्टर मेंटेन होते थे, अब जो नए कोड हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ये एक और ऐड कर लेना आप। कंप्लेंट फाइलिंग है जो 12 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 3 मंथ उसमें डिस्पोजल का टाइम होगा। अगर आप एग्री नहीं हो रहे तो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आप ले सकते हो उसमें कोर्ट में अपील के लिए, जो लिखा था ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। फिर एमसीक्यू के लिए थोड़ा बैक बार फिर क्विक रिकैप है। एंश्योर टाइमली पेमेंट एंड प्रिवेंट अनऑथराइज डिडक्शन, 24 ये सब हो गया। सेंटर एंड स्टेट एज पर एस्टेब्लिशमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या कहता है, सेंटर एंड स्टेट एज पर एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से सेंटर और स्टेट अलग अलग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएंगी। ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्या, लेबर कोर्ट, कमिश्नर एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो करेंगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, रिकॉर्ड 3 साल के लिए। फाइन्स एंड डिडक्शंस आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ये आपका एक एक्ट होता है, इसी हिसाब से ख़त्म। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो हमारा है मिनिमम वेजेज एक्ट। तो हमने यहाँ बात की थी ना, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हम कर चुके, और मिनिमम वेजेज एक्ट ये और कर लेंगे, और ये भी कर लेंगे, इसके हम 3 कर लेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से कर रहे हैं ओल्ड में से, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी और ये मिला के अपने कम से कम 12-14 हो जाएंगे, ठीक है। और वो इतने ही करने हैं अपने को, ठीक है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में क्या है, पर्पज ऑफ द एक्ट क्या है, टू फिक्स एंड रिवाइज मिनिमम वेजेज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। स्कोप क्या है, ऑल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये एप्लीकेबल होता है, और उनको मिनिमम वेज आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। अभी तो कोड में, चलो हम बात करेंगे बाद में, कोड में क्या है, एक फ्लोर वेज का कंसेप्ट भी आ गया है मिनिमम वेज के बजाय, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज निर्धारित कर देगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अपना मिनिमम वेज उससे ऊपर ही रखेंगी, उससे कम नहीं जा सकती हैं। कोई कोई स्टेट में जैसे मिनिमम वेज हो सकता है 500 हो फ्लोर वेज, जबकि 200 हो, और किसी किसी में 225 रुपये भी मिनिमम वेज कर सकते हो, आपने फ्लोर वेज से सिर्फ 25 रुपये ऊपर उठाया है, ठीक है, समझ रहे हो, वो हम पढ़ेंगे। नेचर क्या है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर वर्कर्स पेड फेयर एंड लिविंग वेजेज, उनको फेयर वेज और लिविंग वेज मिलना चाहिए। एज कैटेगरी क्या है, चाइल्ड 14 साल से कम वाले को बच्चा बोलते हैं, एडल्सन 14 से 18 साल के बच्चे को, अडल्ट 18 ईयर्स और उससे अबो के बच्चे को बोलते हैं अडल्ट, मतलब इतनी एज का है तो उसको। एम्प्लॉयमेंट अंडर 14 इज प्रोहिबिटेड अंडर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके अंडर 14 साल से कम वाले को एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, बट वो किसी जैसे मूवी इंडस्ट्रीज में और उन सब में काम कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अपॉइंटेड बाय, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। फंक्शन क्या है, टू डिटरमाइन एंड रिवाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पीरियोडिकली फॉर द वेज एडजस्टमेंट। अभी तक नॉर्मल बात चल रही है, अभी कोई इतनी खास बात नहीं आई है कि जिस पे एमसीक्यू बन जाए। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर, अंडर लोकल अथॉरिटी अपॉइंटेड अथॉरिटी या सीईओ ऑफ द लोकल बॉडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है जनरली आईएएस होता है। अदर एस्टेब्लिशमेंट में पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू ऑनर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको पता ही, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फंक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या है, फिक्सिंग मिनिमम वेजेज फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एंड कैटेगरी ऑफ द वर्कर्स, रिवाइज 5 साल के अंदर करना है, उसके ज़्यादा इसका टाइम नहीं जाना चाहिए, मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी टू होल्ड इंक्वायरी एंड रिकमेंड वेज रेट्स,
पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल्स क्या है? प्रपोजल टू बी पब्लिश्ड फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन विद इन 2 मंथ्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है? फाइनल मिनिमम वेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड कम इनटू फोर्स आफ्टर 3 मंथ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कोई डेट ही मेंशन कर दी है कि उसके बाद आएंगे तो अलग बात है, नहीं तो 3 महीने के अंदर अंदर जो फाइनल मिनिमम वेज जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हुए हैं वो फोर्स में आ जाते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। और पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है? वो पब्लिश हो जाने चाहिए पब्लिक रिप्रेजेंटेशन विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, और 5 साल से ज़्यादा रिवाइज लिमिट नहीं होनी चाहिए। टाइप ऑफ मिनिमम वेजेज फिक्स क्या है? मिनिमम टाइम रेट फिक्स्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट पेड ऑन द टाइम बेसिस। ये सब नॉर्मल डेफिनेशन है कि टाइम के बेसिस पे उसको टाइम रेट, पीस काम के बेसिस पे उसको पीस रेट, गारंटीड टाइम रेट फॉर द पीस रेट वर्कर्स टू एंश्योर मिनिमम अर्निंग इक्विवेलेंट टू द टाइम रेट। ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं आएगा। ओवर टाइम में क्या? डबल पे होना चाहिए फॉर द वर्कर्स बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड आवर्स मस्ट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट फिक्स्ड अंडर द एक्ट। और अभी क्या है, ये 2 गुना वैसा मिलता है। मान लो आपको पहले 1 घंटे का 100 रुपये मिलता है तो ओवर टाइम में आपको 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके की बात है। उसके बाद क्या है? कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड में क्या है? कमेटी फॉर द फिक्सेशन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू रिकमेंड मिनिमम वेजेज इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये रखेगी। सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की साइड से कुछ लोग होंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर्स क्या है? नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल। मान लो टोटल है अपने पास 9 तो 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और रिप्रेजेंटेशन रहेगा इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की साइड से। और चेयरमैन है मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रहेगा। ठीक है, कमेटी एक फिक्सेशन के लिए है। उसके बाद क्या है? एडवाइस सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन फिक्सेशन एंड रिवीजन, कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ वेरियस एडवाइजरी बोर्ड। इसके फंक्शन क्या है? डिफरेंट एडवाइजरी बोर्ड से, ये सेंट्रल है तो डिफरेंट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करते हैं और सेंटर और स्टेट के वेज फिक्सेशन के लिए एडवाइस करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मस्ट बी इन कैश नॉट इन काइंड अनलेस परमिटेड अदरवाइज बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सिंपल सी बात है, किसी को पैसा उसको कैश में देना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने के काम के लिए उसको सामने अनाज दे दिया या फिर एक साइकिल दे दिया कि ले भाई तूने इस महीने काम किया तो साइकिल ले जा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या है? वर्किंग आवर्स और रेस्ट में क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि फिक्सिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, गवर्नमेंट में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पर डे पर वीक, पर डे के भी और पर वीक के भी गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। डे ऑफ रेस्ट एटलीस्ट 1 डे रेस्ट इन 7 डेज, ये होना चाहिए। ठीक है, पे फॉर द रेस्ट डे फुल पेमेंट मिलेगा। रेस्ट डे का जो डिसाइड हुआ है, वर्क ऑन द रेस्ट डे पेमेंट एट ओवर टाइम रेट। अगर आपने किसी को रेस्ट डे भी बुलाया है तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल उस दिन का 500 रुपये बनता है एक दिन का, तो 1000 रुपये मिलेगा। जनरली अभी ये है, बाकी तो जो इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करे ओवर टाइम रेट वो होता है। ठीक है, और जनरली ज़्यादा ही होता है। 7 दिन में से 1 दिन रेस्ट मिलेगा। पर डे पर वीक और पर डे के आवर्स डिसाइड हो जाएंगे। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए है या उनके लिए 48 आवर्स हैं और 9 आवर्स या 8 आवर्स उसमें है पर डे, 8 आवर्स प्लस या फिर 48 आवर्स वीकली। ठीक है, और 8 आवर्स भी कैसे होने चाहिए? स्प्रेड होना चाहिए 10.5। इसमें भी हम बात करेंगे, अभी रुको। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्लेम्स अंडर द एक्ट। अनपेड मिनिमम वेजेस टाइम लिमिट क्या है? 6 महीने के अंदर अंदर अनपेड मिनिमम वेजेस आपको मिल जाने चाहिए। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो बढ़ाया भी जा सकता है। कंपनसेशन क्या है? 10 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वेज एंड एक्चुअल वेज पेड। समझ गए ना? नॉर्मल है कि मान लो आपको 300 रुपये मिनिमम वेज था, आपको दिए 200 रुपये हैं एम्प्लॉयर ने, तो 100 रुपये का डिफरेंस है तो 100 गुना में 10, 1000 रुपये का आपको कंपनसेशन मिलेगा। ये इस तरीके से आप एग्जांपल समझ सकते हो और 6 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? अदर क्लेम्स, रेस्ट डे, पेमेंट ओवर टाइम, और ये भी 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए और कंपनसेशन 10 रुपये आपको मिलेगा। और मेलिसियस और फॉल्स क्लेम के लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है 50 रुपये। ठीक है, ये सिंपल बात है, 50 रुपये की पेनल्टी है। अदर क्लेम्स, रेस्ट डे, पेमेंट ओवर टाइम, इलीगल डिडक्शन के लिए 10 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। और अगर आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है तो मिनिमम वेज जितना प्रेस्क्राइब्ड है और जितना आपको मिला उन दोनों का डिफरेंस करके उसका 10 से गुना करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? अथॉरिटीज़ फॉर क्लेम्स। अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हम तो बार बार पढ़ते आ ही रहे हैं कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी और कुछ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है,
फंक्शन क्या है, हियर एंड डिसाइड क्लेम्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेज और अनलॉफुल डिडक्शंस may include labor commissioner officer and stipendiary magistrate authorized to hear claims and award कंपनसेशन। ये सब नॉर्मल बातें होती हैं, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी दोस्तों। ये सिर्फ पढ़ने की बातें होती हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो क्वेश्चन है वो हमने बाद में निकाले भी हैं, जैसे पढ़ेंगे हम। पेनल्टीज और इन्फोर्समेंट में क्या है देख लेते हैं। पेमेंट लेस देन मिनिमम वेजेज है तो फाइन अप टू 500 रुपये और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की। ब्रीच अगर आपने प्रोविज़न किया है तो उसको फाइन 500 रुपये का है। मेलिसियस एंड फॉल्स क्लेम अंडर बाय द वर्कर पेनल्टी 50 रुपये की। मतलब आपने अगर आपने अगर फॉल्स क्लेम किए हैं तो आपके 50 रुपये की है। और जो हम ऊपर पढ़े थे वो सिर्फ थी क्लेम्स इस एक्ट के अंडर, जो जैसे मान लो आपने फॉल्स क्लेम किए हैं, ठीक है, तो जनरली वो जनरली वाला है और ये बढ़ के इतना भी हो सकता है। 50 रुपये, देखो हमने पढ़ा था ना ऊपर 50 रुपये, कहाँ पढ़ा था, मेलिशियस ये 50 रुपये, तो यहाँ भी ये 50 रुपये है। तो प्रोविजन का ब्रीच करता है और अगर देखो गलती मिलती है तो 10 रुपये कंपनसेशन मिलेगा आपको, और ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ उल्टी बात है, मतलब अलग बात है कि अगर प्रोविजन का ही ब्रीच करता है एम्प्लॉयर तो उस पर 500 रुपये का फाइन है, और पेमेंट लेस देन मिनिमम वेजेस है तो फाइन अप टू 500 रुपये है, और इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाएगा, और आपको तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो अलग ही है। अब की प्रोविजंस एट ग्लांस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आता है कोड ऑन वेजेस 2019 के कोड के बेस पे। वहाँ भी हमने कुछ बात की थी तो यहाँ भी बात करेंगे। ये 1948 में इनेक्ट हुआ, ठीक है। फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट 5 साल से ज़्यादा हो नहीं सकता है, उससे पहले रिवीजन करना है 5 साल के अंदर अंदर। पेमेंट मोड कैश मिलेगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। नाउ तो कैशलेस हो गया है, ये कोड के हिसाब से कैशलेस हो गया है, और फ्लोर वेज जो मैं बताया था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, और इन सब की डेफिनेशन हम अपने लेक्चर जो कोड पहले दो लेक्चर हैं 15 से 20 मिनट के हैं, वो उसमें हम इन कोड की बात कर चुके हैं। उसमें हमने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी एक्सप्लेन किया है, तो अब इसको ये भी कवर करते हैं। गिग, प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। पहले ऑर्गेनाइज्ड होता था, अब ये सब भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं कोड ऑन वेजेज में। और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कंसेप्ट आ गया है, पहले इंस्पेक्टर राज होता था ओनली, और इलेक्ट्रॉनिकली आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने, जो रजिस्टर इसमें ये मेंटेन करते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करने। और अभी कैशलेस है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आना चाहिए। पहले क्या होता था, कैश आता था, काइंड नहीं आता था, ठीक है। रेस्ट डे एक होना चाहिए 7 दिन में से विद पे। क्लेम फिक्सेशन टाइम 6 महीने के अंदर। अथॉरिटीज़ टू डिसाइड लेबर कमिश्नर और मजिस्ट्रेट। कंपनसेशन 10 गुना डिफरेंस बिटवीन अंडर पेमेंट, कि आपको कितना मिनिमम वेज और कितना आपको मिला। उसके बाद है एडवाइजरी बोर्ड फॉर कंपनसेशन, क्या इक्वल एम्प्लॉयर और इक्वल एम्प्लॉयज़ की साइड से होते हैं। एक एक थर्ड जो उसमें होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, और चेयरमैन अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इंडिपेंडेंट पर्सन, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। फिर उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की साइड से, और तीसरा होता है 1/3 इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है इसमें एडवाइजरी बोर्ड में। उसके बाद क्या है, चेयरपर्सन, ये तो हम पढ़ लिए। ओवर टाइम नॉट लेस देन द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, जनरली 2 टाइम्स होता है। फिर क्विक रिकैप देख लेते हैं। टू एंश्योर नो वर्कर्स गेट्स पेड बिलो द फेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद क्या है, एवरी 5 ईयर्स, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, कैश में मिलना चाहिए, ये सब हो चुका है, ठीक है। इसी हिसाब से दोस्तों हमारा ये 2 हो गए हैं। एक तो बोनस वाला, इधर हम बात करते हैं। एक तो हमारा ये हो गया मिनिमम वेजेज एक्ट वाला, और एक हमारा हो गया पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। एक पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और एक मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और एक मिनिमम वेजेज एक्ट, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप कहो तो एक और कवर कर लें, ये इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर वाला, ये नेक्स्ट क्लास में करें। इसका कितना है ये, छोटा ही है दोस्तों, ये इसी को कर ही लेते हैं ना, कर लेते हैं इसको, फिर अपना ये 3 हो जाएंगे कवर, 3 अगले में कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। और स्टैंडिंग ऑर्डर की हम बात कोड वाले में कर चुके हैं। क्या होता है, जिसमें सारी कंडीशंस मेंशन की होती हैं कि क्या टाइम रहेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, सब मेंशन उसमें होता है।
और टू इंक्वायर द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, डिले क्लियरली इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड मेक इट नोन टू द वर्कर्स, ताकि वर्कर्स को भी याद रहे और वर्कर्स को भी याद रहे और एम्प्लॉयर को भी याद रहे, है ना। तो ये इसमें एक पूरा ऐसे पूरा नोटिफाई होकर लगता है दोस्तों, पेज लगता है पूरा, ऐसा नहीं है कि एग्री ऐसे बातों से एग्री हुआ जाता है, पूरा लगता है। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद क्या है, होल इंडिया में ये टेरिटोरियल इसका जुरिस्डिक्शन है, और एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन, ठीक है, और कैन बी रिड्यूस्ड सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मतलब ये तो है सेंट्रल एक्ट में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको रिड्यूस भी कर सकती है, इस नंबर को 100 या 100 वर्क वाली कंडीशन को नोटिफिकेशन से, कि ये किस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कवर करेगा, है ना। और ये पिछले 12 महीने में से कभी भी इतने रहे हो, बाद में गिर गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन सा, जैसे फैक्ट्री, रेलवे, माइंस, प्लांटेशन, ETC आता है एस्टेब्लिशमेंट में। गवर्नमेंट का पावर क्या है, गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी टू एनी क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट फीवर वर्कर्स आफ्टर गिविंग 2 मंथ नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट। जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना, इसकी बात हम ऊपर कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 2 महीने का नोटिस देके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वर्कमैन कम भी हो इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, देखो इसमें मीनिंग भी आ गया है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और इंडियन रेलवे एक्ट। तो डेफिनेशन बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड देयर इन, ये सब फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री है, रेलवे में रेलवे है, ये सब नॉर्मल बात है, इसको छोड़ दो। ये भी आप छोड़ सकते हो कि टाइमलाइन एंड प्रोसीजर क्या है, स्टेप देख लो एक बार मोटा मोटा, कि एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद इन 6 months ऑफ द कवरेज। एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट 5 copies ऑफ ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर, मतलब आपको 5 कॉपी सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजनी है, जैसे ही 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आपने सेट किया, 5 कॉपी सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजनी है, और सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको ट्रेड यूनियन के पास भेज देगा। देखो एक इधर एम्प्लॉयर हुआ, एम्प्लॉयर ऐसे काम करेगा, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को, सर्टिफाइंग ऑफिसर ट्रेड यूनियन को भेज देगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी नहीं है ट्रेड यूनियन तो वर्कमैन को डायरेक्टली भेज देगा, या वर्कर को, जो अभी न्यू कोड में इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए वर्कर हो गया है, तो उसको वर्कर्स के पास भेज देगा, और वर्कमैन उसको वापस ऑब्जेक्शन के साथ, या अगर होंगे तो उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास वापस 15 दिन के अंदर अंदर भेज देंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर वापस सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देंगे, ठीक है। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर उनको कंसिडर करेगा ऑब्जेक्शंस को, और उसको 30 दिन के अंदर अंदर सर्टिफाई कर देगा, कंफर्म कर देगा या मॉडिफाई कर देगा, जो भी है। फिर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर केम टू ऑपरेशन आफ्टर 30 days, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपीज ऑफ द स्पेसिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन विद इन 7 days ऑफ द सर्टिफिकेशन। 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेशन हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को और ट्रेड यूनियन को उसकी कॉपी चली जाएंगी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की, कि जिसमें सारी कंडीशंस मेंशन होंगी कि कितना टाइम रहेगा, कब ऑफिस खुलेगा, एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा, वर्कर को क्या मिलेगा, सब उसमें वर्कमैन को क्या मिलेगा, वर्कमैन बोलेंगे क्योंकि अभी तो हम पुराने वाले पढ़ रहे हैं ना। फिर अपील टू एपेलेट अथॉरिटी विद इन 30 days हुज डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या है, सर्टिफाइज एंड अप्रूव्स ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की पावर है। एपेलेट अथॉरिटी क्या है, ये अपीयर्स अगेंस्ट द, जो हम बात करते हैं ना एपेलेट अथॉरिटी, ये क्या है, जो सर्टिफाइंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील को सुनेगी और जिसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। लेबर कोर्ट क्या है, हैंडल्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसका भी डिसीजन बाइंडिंग एंड फाइनल है। फिर क्या है, ये फाइनल डिसीजन बाइंडिंग हो गया। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो आगे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, जो देखेगा वो लेबर कोर्ट देखेगा इसको। उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन क्या होगा, मॉडिफिकेशन देखो दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर तो कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, कि आज मान लो स्टैंडिंग ऑर्डर फोर्स में आया है तो 6 महीने तक तो उस पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो मॉडिफिकेशन अलाउड विद इन द 6 months डेट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर कम इनटू इफेक्ट, ये हमने पढ़ लिया है। फिर क्या है, आफ्टर 6 month एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है सर्टिफाइंग ऑफिसर को फॉर मॉडिफिकेशन,
और ये क्या होता है सर्टिफाइंग ऑफिसर, ये यूजुअली लेबर कमिश्नर होता है। और सेम प्रोसीजर एज फॉर द इनिशियल सर्टिफिकेशन अप्लाइज, मतलब आपने ये उसके लिए किया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने अप्लाई किया सर्टिफाइंग ऑफिसर को मॉडिफिकेशन के लिए, फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी जो हमने यहाँ देखी है। 8 स्टेप्स थे ना, कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ट्रेड यूनियन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीने बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर इसको अप्रूव कर देगा, फिर 7 दिन के अंदर अंदर उनकी कॉपी भेज दी जाएंगी, फिर ये दोबारा से सारी प्रोसेस फॉलो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट ऑफ द सस्पेंडेड वर्कर्स, पेंडिंग इंक्वायरी जिनकी है उनके क्या अधिकार है। ये सब जगह लगता है लेकिन महाराष्ट्र और असम में नहीं लगता है। पहले 90 दिन के लिए उनको 50% जो उनका वेज था उससे पहले, जब वो हटाए गए थे, सस्पेंड किए गए थे, उसका 50% उनके वेज का मिलता है पहले 90 दिन। अब 90 दिन तक भी आप कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे तो फिर उनका 75% पैसा हो जाता है, इफ़ डिले इज नॉट ड्यू टू द वर्कमैन्स फॉल्ट। जब तक पेंडिंग इंक्वायरी है, इंक्वायरी अगर वर्कमैन पूरा कोऑपरेशन कर रहा है, उसके कारण कोई कमी नहीं आ रही है इंक्वायरी में, तो उसको 75% वेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 90 डेज। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इंक्वायरी सोल्व होने के बाद तो फिर पूरा 100% मिलेगा ही। ठीक है, अगर वो नॉन गिल्टी मिला तो। उसके बाद क्या है, पावर ऑफ अथॉरिटीज़, कुछ है ये छोड़ो। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या क्या है, सिविल कोर्ट की पावर होती है, समन एविडेंस ये सब कर सकता है। अपीलेट अथॉरिटी की भी सिविल कोर्ट की अपील ही होती है, दोनों सेम है। पेनल्टीज देख लेते हैं। फेलियर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर और मेकिंग अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, अपने सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास स्टैंडिंग ऑर्डर ही सबमिट नहीं किया 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपके 5,000 रुपये का फाइन है, जो कि 200 रुपये पर डे कंटिन्यू ऑफेंस के लिए। अगर आप अभी भी नहीं करें, मान लो आज आपकी डेट क्रॉस हो गई, तो 5,000 रुपये तो सीधा फाइन हो गया। फिर आपने उसके बाद जितने दिन लगाए, मान लो आपने 1 महीना और लगा दिया, तो 30 इंटू 200, 6,000 रुपये और आपका फाइन हो जाएगा। ठीक है। फेल्यूर टू कंप्लाई विद द सर्टिफाइड, और अगर आप उसे बन गया है और फिर कंप्लाई नहीं कर रहे तो फिर 100 रुपये का फाइन है और 25 रुपये पर डे है। ये कोई भी होगा, एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा। ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन ट्राई द ऑफेंसेस। ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि सेकंड क्लास जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसको सुन सकते हैं इन केसेस को, ऑफेंसेस वाले पेनल्टी, जिसमें इसकी नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इतना ही था दोस्तों इसमें। एक बात देख लेते हैं हम अपने की, अच्छा अभी तो रुको एक दोस्तों, है ना, की प्रोसीजर समरी है कुछ। ये सबमिट ड्राफ्टिंग ऑर्डर 6 महीने ये हो चुका है। ऑब्जेक्शन बाय वर्कमैन, सर्टिफाइंग बाय ऑफिसर, कमिंग इनटू ऑपरेशन 30 दिन आफ्टर सर्टिफिकेशन, अपील 30 दिन के अंदर अंदर, और मॉडिफाई परमिशन 6 महीने, ये हम पूरा कर चुके हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है। देखो मैं पहले बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, क्लासिफिकेशन होगा वर्कमैन का, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, जिसमें लीव, अटेंडेंस, मिसकंडक्ट, टर्मिनेशन, इन सब की बात होगी, उसको बोलेंगे हम स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑफिस सर्टिफाइंग ऑफिसर जो हम बात करते हैं, जनरली लेबर कमिश्नर होता है या आरएलसी रीजनल लेबर कमिश्नर होता है, और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन डिसाइड करता है, एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करता है। जैसे माइंस वाइंस और ये सब हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट वाला, रेलवे हुआ, माइंस हुआ, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए शायद स्टेट गवर्नमेंट इसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है। ठीक है। अपेलेट अथॉरिटी तो क्या है, वो अपेलेट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हियर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। ये सब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट आप जाओगे तो अपेलेट अथॉरिटी में जाओगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ये फॉल करता है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक हम पढ़ चुके हैं पहले, कोड ऑन वेजेस, ये है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, 2020। फिर एक हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड। ऐसे तीन चार कोड हैं, चारों को हम डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे क्या है, ये पहले 100 वर्कमैन हुआ करता था और इससे कम भी कर सकते थे स्टेट बाय नोटिफिकेशन, अब ये 300 वर्कर हो गया है नए वाले में। ठीक है। और इसमें कौन कौन से आगे, जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और ट्रेड यूनियन एक्ट, ये तीनों भी हम इसमें कवर करेंगे अभी आगे वाले में। आज ये कवर कर लेते हैं, फिर ये और ये तीनों हम कवर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है। और ये फ़ाइन है, जो अभी फ़ाइन जो पहले 5,000 और 200 की बात कर रहे थे हम, उसमें अभी 1 लाख और 200 पर डे का कंटिन्यू ऑफेंस के लिए फ़ाइन हो गया है। ये इसमें 2 चेंजेस हैं, यहाँ पे याद कर लेना, 300 और ये। और वो बाकी तो सारे इनका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वर्कर की डेफिनेशन, वो सब कॉमन है ना, और फिर वो जो वेजेस वाली डेफिनेशन है वो सब कॉमन है। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ देख लेते हैं ना।
ये तो कंडीशन क्लियरली डिफाइन हो, सर्टिफाइंग ऑफिसर विद इन 30 डेज, ये हो चुका है। नॉट विद इन 6 मंथ्स, आपने एस्टेब्लिशमेंट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। सब्सिस्टेंस अलाउंस कौन सा, जिसमें आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, पेंडिंग इंक्वायरी है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को, तो 50% पहले 90 दिन के लिए और 75% आफ्टर 90 दिन, अगर अगर फॉल्ट इज नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉय। और ये कौन से प्रीसीडिंग, जैसे मान लो आज आपको हटाया गया तो उससे पहले महीने में आपको कितनी सैलरी मिली थी, उसका 50 और 75% है ये। अथॉरिटीज़ क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर है, इसके अगेंस्ट है, पहले तो 30 में जाएंगे, फिर लेबर कोर्ट भी है, तो ये सब। और जो ये फाइन वाले हैं, इनको कौन ट्राई करेगा, मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये एक बार टेबल है, ये सब हमने कर लिया है। ये मैक्सिमम फाइन है नॉन कंप्लायंस का 100 प्लस 25 रुपये पर डे, और ये आपने सबमिशन ही नहीं किया है एप्लीकेशन सर्टिफाइंग ऑफिसर को 6 महीने के अंदर अंदर, ये है 5000 प्लस 200 पर डे। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों ये अपने 3 हो गए हैं। आज का इधर ही हम क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट में हम जो बचे हुए हैं वो सारे अपने करेंगे। ठीक है, बचे हुए सारे करेंगे एक ही क्लास में, कोशिश देखते हैं करते हैं, नहीं तो 2 क्लासेस और आएंगी। ठीक है, एक में और ये हो जाएंगे दोस्तों, 3 क्लासेस में अपने लेबर वाले हो जाएंगे। एक आज शाम को भी लेके आ सकता हूँ मैं। ठीक है, और फिर एक कल सुबह, ये 3 में अपना लेबर एक लॉ सारे हो जाएंगे। फिर हम लेबर जितने भी हैं, और फिर हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे, उसमें जैसे वो अटल पेंशन योजना और वो सब आएंगे। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट वाले वो सोशल सिक्योरिटी में चले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अपना ट्रेड यूनियन एक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF के लिए मस्ट है, और चैनल को सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।